हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगमानी आज लेके आया हूँ एक नई वीडियो चिल्लर सीरीज़ की एपिसोड 2 फिजिक्स का। तो इससे पहले हमने ऑप्टिक्स का एपिसोड 1 देखा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसमें देखे थे, समझे थे, जाने पहचाने थे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज एपिसोड 2 है वेव ऑप्टिक्स का। ठीक भाई, रे ऑप्टिक्स देख ली, अब वेव ऑप्टिक्स देखते हैं। वेव ऑप्टिक्स में क्या है, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो आपको आराम से हो जाने हैं क्वेश्चन। ठीक, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो भाई, फिर क्वेश्चंस करो तो तुम्हारे फिर आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज चेंज्ड फ्रॉम रेड टू वॉयलेट। अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, हमें पता है कि मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज करते हैं, तो अगर ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स रेड से वॉयलेट में बदल दिया जाए, ठीक, तो क्या चेंज आएगा। तो अब तुम खुद देखो, हमने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पढ़ा है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी। ठीक, अब ये बताओ, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है कि वॉयलेट की? पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा था, या अभी तुम्हारे यूनिट 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें पढ़ो। जो रेड की वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है फ्रॉम वॉयलेट की वेवलेंथ। ठीक, तो अब देखो तुम क्या कर रहे हो एक्चुअली में, अगर इसको तुम कॉन्सेप्चुअली सोचो तो तुम रेड से वॉयलेट में जा रहे हो, यानी कलर चेंज कर रहे हो, यानी बेसिकली चेंज क्या कर रहे हो, वेवलेंथ चेंज कर रहे हो, अपनी सोर्स की जो वेवलेंथ है उसको चेंज कर रहे हो। तो भाई अगर वेवलेंथ तुम्हारी चेंज हो रही तो टेक्निकली वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ हम रेड से वॉयलेट में जा रहे हैं तो वेवलेंथ हमारी क्या हो रही, कम हो रही है, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, यानी ये जो फ्रिंज विड्थ है ये भी डिक्रीज होगी। तो फ्रिंज विड्थ होती क्या है, जो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज के बीच का गैप, अगर ये ब्राइट जोन बन रहा है, ये डार्क जोन बन रहा है, तो ये जो गैप बन रहा है इनके बीच, ये फ्रिंज विड्थ कहलाता है। ठीक, तो ये फ्रिंज विड्थ होगी, ये कम होती जाएगी, यानी ये जो ब्राइट जोन्स हैं ये और पास आते जाएंगे। ठीक, अगर अभी इतनी दूरी पे थे तो अगर तुम वेवलेंथ चेंज कर दोगे, कम कर दोगे, तो उनकी दूरी कम हो जाएगी, पास आ जाएंगे। ठीक है, क्लोजर। तो यहाँ पे अब देखो ऑप्शंस क्या है, फ्रिंजेस विल बिकम ब्राइटर, ब्राइटर से कोई मतलब नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल इंक्रीज, ठीक, कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज लाइंस विल कम क्लोजर, सेंट्रल फ्रिंज विल बिकम अ डार्क फ्रिंज, सेंट्रल डार्क नहीं बनेगी, फ्रिंज ब्राइटर नहीं बनेगी, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इंक्रीज नहीं करेगी, ये चीज़ गलत है, कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज लाइंस विल कम क्लोजर, मैंने बताया ना, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, यानी जो फ्रिंज लाइंस हैं ये और क्लोजर आ जाएंगी, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, द लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव सेम इंटेंसिटी I1 I2, इसको एक जनरल वैल्यू दे दी I। ठीक, यानी दो लाइट वेव्स हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेज से निकलनी है, S1 S2, मान लो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, इससे दो लाइट वेव्स निकलनी है, दोनों की इंटेंसिटी कुछ दी है, इसकी इंटेंसिटी I1 दी है, इसकी इंटेंसिटी I2 दी है, और कह रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं। ठीक, ये दिया है क्वेश्चन में अभी। फिर कह रहा है, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मिनिमा इज जीरो, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मैक्सिमा। अगर मिनिमा पे इंटेंसिटी जीरो है तो मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर तुम अभी सोच लो, समझ लो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दूंगा, सबसे एंड में इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर तुमने ये निकाल लिया तो अच्छी बात है, एंड में इसका आंसर वेरीफाई करना। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ ली है 500 नैनोमीटर। ठीक, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.55 मिलीमीटर, sorry 0.05 millimeter, then the angular width of the fringes formed on the distance screen is close to। अब देखो angular fringe width का एक फॉर्मूला होता था, एंगुलर देखो फ्रिंज विड्थ पढ़ा होगा। ठीक, हाँ जी, तो इसमें लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 500 नैनोमीटर, और ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है। अब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स दिया है 0.05 मिलीमीटर, फिर पूछ रहे हैं एंगुलर विड्थ क्या होगी। एंगुलर विड्थ हम लोगों ने पढ़ा था, एक होती फ्रिंज विड्थ, एक होती एंगुलर विड्थ।
एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ पे दोनों वैल्यू दी हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ दी है 500 नैनोमीटर और स्मॉल डी की वैल्यू दी है 0.05 मिलीमीटर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि दोनों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना, तो ये हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁻⁻3, ठीक, 0.05 रखे रहने दो, फिर उसको बाद में कन्वर्ट कर देना, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ रख दो, ये दोनों मीटर में, एसआई यूनिट में यहाँ पे रखो थीटा की वैल्यू, ये हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.05 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.01, या ऐसा कह सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर नहीं, ठीक, ये आएगी, ठीक। अब देखो 0.01 या 1 इंटू 10⁻⁻2 ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिया है। ऑप्शन में एक वैल्यू है 0.17 डिग्री, फिर है 1.7 डिग्री, फिर है 0.57 डिग्री और एक है 0.07 डिग्री। अब ऐसा ऑप्शन तो कहीं चीज़ मैच ही नहीं कर रहा, तुम्हें लग रहा हो गलत है। गलत नहीं मेरे भाई, यहीं पे देखो एक चीज़ आएगी, ये जो वैल्यू आई है 0.01, ये क्या है, थीटा आया है। थीटा किस में है, ये रेडियन में है, ठीक है। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, ठीक। तो इसमें डिग्री में अब देखो इतनी मैथमेटिक्स बेसिक तुम्हें आनी चाहिए। अगर इतनी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है तो भाई चुल्लू भर पानी लो, उसको मुंह पे मारो और पढ़ने बैठो, ठीक है। फिजिक्स भी पढ़ने बैठो और मैथ भी पढ़ने बैठो। तो ये इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारा काम ये है कि भाई कमेंट में करके बताना कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक। मैंने तुम्हें वैल्यू निकाल दी रेडियन में, डिग्री में अब तुम निकालो, ठीक है, और बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है, ए बी सी या डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन में क्या है, फ्रिंज विड्थ्स आर इक्वल, फ्रिंज विड्थ्स आर नॉट इक्वल, फ्रिंज विड्थ कैन नॉट बी प्रोड्यूस, फ्रिंज विड्थ मे और मे नॉट बी इक्वल। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो फ्रिंज विड्थ होती है वो इक्वल नहीं होती, ठीक। पहली सेंट्रल ब्राइट एकदम बड़ी सी होती है, फिर दूसरी जो फर्स्ट ब्राइट मिलती है वो थोड़ी उससे छोटी होती है, फिर और ये जो थर्ड ब्राइट मिलती है, सेकेंड ब्राइट मिलती है वो और क्लोजर होती है, फिर थर्ड ब्राइट और क्लोजर होती है, फोर्थ ब्राइट और क्लोजर होती है। ऐसे करते करते ये जो ब्राइट होती हैं ये एक में डिफ्यूज होती जाती है और ये पैटर्न मेरा बहुत ब्लर होता जाता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न तुमने देखा होगा, ठीक। तो जो फ्रिंज विड्थ होती है वो रिड्यूस होती जाती है, तो ये इक्वल तो नहीं होती फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखो, टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ एन ऑब्स्टेकल, पहला ऑप्शन है शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ, should be of larger than wavelength, has no relation to wavelength, may be greater or smaller than the wavelength। तो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए जो साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल है, यानी डिफ्रैक्शन क्या होता है, किसी ऑब्स्टिकल से हमारी लाइट बेंड हो जाना है ना, या ऑब्स्टिकल या कॉर्नर से टकरा के लाइट बेंड हो जाती है। तो कह रहे हैं ये जो ऑब्स्टिकल है इसका साइज कितना होना चाहिए, वेवलेंथ के बराबर का होना चाहिए, वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारा ऑब्स्टिकल है वो वेवलेंथ के ऑर्डर के जितना ही होना चाहिए। हमने देखा होगा डेरिवेशंस में हमारी जो स्लिट होती थी एस या S1 S2, इसका जो गैप होता था बहुत छोटा गैप होता है, ठीक। वेवलेंथ के जितना गैप, मतलब अगर नैनोमीटर जितना गैप होता है, बहुत छोटा, ठीक है, जो कि नेकेड आई को हम लोग सही से विजिबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो होता है साइज इसका बहुत स्मॉल होता है, कितना होता है, वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है, नैनोमीटर का, ठीक। अगला क्वेश्चन, टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट वेव y1 इक्वल्स a sin ओमेगा टी, सेकेंड वेव y2 इक्वल्स b cos ओमेगा टी। अब ये देखो ये क्वेश्चंस थोड़े से ऐसा है, ये थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट लग रहा है पर 12th का भी है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या आता है, जो रिजल्टेंट वेव है वो इन दोनों का वेक्टर सम होता है, ठीक। पर देखो इसमें देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालना है, तो ये सब y1 y2 ये सब काम नहीं आएगा। फेज डिफरेंस देखो कैसे निकलता है, अगर मेरे पास फर्स्ट वेव दी है a1 साइन ओमेगा टी और y2 दी है मेरे पास सेकेंड वेव a2 साइन ओमेगा टी प्लस एक्स, मान लो ऐसा कुछ दिया है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली फेज डिफरेंस होता है दोनों के एंगल का डिफरेंस, ठीक। तो तुम कहोगे भाई दोनों के एंगल का डिफरेंस मैं निकाल लूँ ओमेगा टी और ओमेगा टी, बहुत बच्चे यहाँ पे यही करेंगे कि फेज डिफरेंस निकालना होगा तो दोनों के एंगल का डिफरेंस निकाल लेंगे।
तो दोनों के एंगल का अगर डिफरेंस निकालेंगे फाई, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे 0 लिख के ऑप्शन ए करेक्ट करके चले आएंगे। और मैं बताऊँ ऑप्शन ए गलत आंसर है, ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ साइन ओमेगा टी है, यहाँ कॉस ओमेगा टी है, और यहाँ पे दोनों साइन के फंक्शन होने चाहिए, दोनों सेम में होने चाहिए, या तो कॉस के दोनों हो या दोनों साइन के हो। तो यहाँ पे इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, तो भाई तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स कॉस ओमेगा टी, है ना भाई। कॉस ओमेगा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो सिंपल, जो साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉस ओमेगा टी की जगह, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की जगह ये वैल्यू रख दो, तो इक्वेशन बन जाएगी y1 बन जाएगा a साइन ओमेगा टी, y2 बन जाएगा b साइन, मैंने कॉस की जगह साइन कर दिया, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखो दोनों साइन के फंक्शन में, अब दोनों के एंगल्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, आया आंसर कितना, पाई बाई 2। ठीक, तो 0 गलत है, ये सेकंड ऑप्शन है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये पाई था, ये पाई बाई 4 था, ये दोनों गलत। ठीक, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, ऐसी क्या चीज़ थी जो हाइजेंस वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो भाई हाइजेंस वेव थ्योरी ने डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया था, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर दिया था, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर दिया था, केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा चीज़ थी जो हाइजेंस वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ये फिर बाद में आइंस्टीन साहब आए थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, अगली चीज़ देखो, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 nanometer produces fringes spaced 1.8 millimeter on a screen. If the source is replaced by another source of wavelength 436 nanometer, the fringe spacing will be, देखो fringe spacing या नाम चेंज कर दिया है, मतलब वही है fringe width। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक हमने लाइट ली वेवलेंथ 589 नैनोमीटर की, हमने एक लाइट ली जिसकी वेवलेंथ थी 589 नैनोमीटर। ठीक, ये हमने एक वेव लाइट ली। अब इससे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था उसकी फ्रिंज विड्थ थी 1.8 मिलीमीटर, इससे जो फ्रिंज पैटर्न मिल रहा था उसकी फ्रिंज विड्थ 1.8 मिलीमीटर थी। ठीक, ये ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा था, ये क्वेश्चन में दिया है कि एक इतने नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट ली, उससे फ्रिंज विड्थ जो पैटर्न मिल रहा था उसकी फ्रिंज विड्थ इतनी थी। ठीक है, सेकंड फिर बोल रहा है अगर जो सोर्स है उसे मैं रिप्लेस कर दूं, दूसरी वेवलेंथ लगा दूं, मतलब जो मैं नया सोर्स लूं उसकी वेवलेंथ ये है, तो मेरा जो नया सोर्स है उसकी वेवलेंथ क्या है 436 नैनोमीटर। तो कह रहा है इससे फ्रिंज विड्थ कितनी बनेगी, इससे जो फ्रिंज विड्थ होगी उसकी स्पेसिंग क्या होगी। ठीक है, फ्रिंज स्पेसिंग इससे क्या होगी। देखो सिंपल रिलेशन होता है, तुमने अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है फ्रिंज विड्थ का, डी लैम्डा बाई डी। ठीक, तो अगर मैं इसको फर्स्ट सोर्स के लिए अगर ये फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा बी डी लैम्डा 1 बाई डी। भाई कैपिटल डी और स्मॉल डी तो सेम रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट और सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स तो दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि एपरेटस सेम है, तो ये दोनों तो सेम है। और सेकेंड सोर्स के लिए फ्रिंज विड्थ दूसरी है कैपिटल डी लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल डी, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो यहाँ से देखो एक रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b1 अपॉन b2 इक्वल्स लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो सारी वैल्यूज रख दो, लैम्डा 1 की वैल्यू रखो, लैम्डा 2 की वैल्यू रखो, b1 की वैल्यू रखो, b2 की वैल्यू आ जाएगी, b2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल सा रेशियो वाला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, और यहाँ पे तुम्हें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालना है। ठीक, रेशियो में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की यूनिट सेम है तो हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती। अगर दोनों की यूनिट डिफरेंट दी होती न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तब बात आती। ठीक, तो यहाँ पे b2 निकाल लेना, b1 की वैल्यू रखना, लैम्डा 1 की वैल्यू रखना, लैम्डा 2 की वैल्यू रखना। b2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1.33 मिलीमीटर। ठीक है,
निकाल के वेरीफाई करना। ठीक ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद सेम क्या फेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पीरियड। वेवफ्रंट क्या होता है? वेवफ्रंट की डेफिनेशन में बताया था, वेवफ्रंट एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा सरफेस है जिसपे सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो। फेज बेसिकली एंगल होता है, तो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो। तो यानी वेवफ्रंट वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद द सेम फेज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, डेफिनेशन मालूम है वेवफ्रंट की तो इसका आंसर लिख दोगे, डेफिनेशन नहीं मालूम तो नहीं लिख पाओगे, सिंपल सी चीज है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाय टू वेव्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज विच प्रोड्यूसेज अ थर्ड मैक्सिमा। ये भी अगर तुमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा है और उसमें पता है तुम्हें कि सेंट्रल ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या है, सेकंड के लिए पाथ डिफरेंस क्या है, थर्ड के लिए पाथ डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे तुम क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पाथ डिफरेंस क्या होगा जब दो वेव्स जो कोहेरेंट सोर्सेज से हैं वो थर्ड मैक्सिमा बनाए, यानी थर्ड ब्राइट बनाए। तो हमने पढ़ा हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कि जो थर्ड ब्राइट होती है उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 3 लैम्डा। इट इज पाथ डिफरेंस फॉर थर्ड ब्राइट, थर्ड मैक्सिमा, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली चीज ठीक है ठीक है, देखो, द लाइट वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज हैव सेम इंटेंसिटी I1 I2 I। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन बताया था। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास दो लाइट की इंटेंसिटी है I1 I2, दोनों इक्वल हैं। ठीक, इसको I नाम दे दिया। तो कह रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न दे रही हैं, तो मिनिमा पे जो इंटेंसिटी है वो 0 है। यानी अगर मेरे को डार्क जोन चाहिए तो मेरी इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो मैक्सिमम पे इंटेंसिटी क्या होगी, यानी ब्राइट जोन पे इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी है। तो मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था तुम्हें, I इक्वल्स I1। ये थोड़ा सा प्लस क्वेश्चन है, तुम्हारे बोर्ड से थोड़ा सा प्लस कह सकता हूँ, बोर्ड्स में आने के चांसेस थोड़े से वो हैं, मतलब आसान क्वेश्चन भी नहीं है और टफ क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा मीडियोकर क्वेश्चन है और थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट है हल्का सा। तो ये फॉर्मूला होता था I1 I2 I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ये होता था। तो अब देखो, अगर हम बोल रहे हैं मैक्सिमम, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि मैक्सिमम के लिए निकालो। ठीक है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि मैक्सिमम के लिए निकालो, तो मैक्सिमम के लिए cos फाई क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई 1 हो जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला हो जाएगा I मैक्स, I1 और I2 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, I लिख सकते हो, I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर अंडर रूट I स्क्वायर। तो अंडर रूट I स्क्वायर तुम्हें मालूम है क्या होना चाहिए, अंडर रूट I स्क्वायर I के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2I। तो सारी चीज़ें प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, 2I प्लस 3I प्लस 4I, तो 4I आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, तो मैक्सिमम के लिए इंटेंसिटी कितनी होगी, 4I। अब बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन बी पे मार्क लगा देंगे। ठीक, कि I1 I2 है तो I प्लस I 2I हो जाएगा, गलत है। 4I ऑप्शन आंसर आपका करेक्ट होगा, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ जी, तो यहीं तक थी कहानी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।